तो हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय बताने जा रहे हैं, जो कि यह काफ़ी शानदार टॉपिक होता है और यह हर साल एग्जाम बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। दोस्तों, हम आपको सामाजिक विज्ञान के ऐसे पूरे पहला जो चैप्टर है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद, आप देख सकते हैं हमने डाला हुआ है, तो उसका वन शॉट कराने जा रहे हैं दोस्तों। और इससे हमने यह देखा कि जो पिछले ईयर के ऐसे क्वेश्चन हुए हैं इससे ज़्यादा पूछे गए हैं। दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और हम आपको यहाँ से 15 नंबर दिलाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बहुविकल्पी कराएंगे, फिर अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, फिर उसके बाद दीर्घोत्तरी कराएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ या हमें बताना है। तो पहला जो है जर्मनी है, दूसरा है इटली, तीसरा है फ्रांस, चौथा है इंग्लैंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस। दोस्तों हमने इसका भी वीडियो बना लिया है बहुविकल्पिक का, आप दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो वीडियो चल जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा, नेपोलियन का संबंध किस देश से है, कि जो नेपोलियन लोग थे उनका संबंध किस देश से है। तो हमारा ऑप्शन है फ्रांस। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस दोस्तों। तो चलिए इसको हम जल्दी जल्दी आपको एक बता दे रहे हैं, आप इसको याद करके जाना। तीसरा क्वेश्चन हमारा, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1840 ईस्वी में नेपोलियन ने नागरिक संहिता को लागू किया था। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी। तो जो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1815 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नए वर्ग मध्यम वर्ग का उदय। दूसरा है उदारवादी भावना का, यानी कि उदारवादी जो विचारधारा थी उनका प्रकट होना। तीसरा है क्रांतिकारियों का उदय। तो दोस्तों ये सभी जब यूरोप में जो राष्ट्रवाद उदय होने का कारण ये सभी था, तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथा, ये सभी। हमारा छठवां क्वेश्चन है, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई। तो हमें ये बताना है किस वर्ष में दोस्तों उसमें आर्थिक मंदी आई थी। तो पहला जो ऑप्शन है 1820 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1840 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1830 ईस्वी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1830 ईस्वी में यूरोप में बड़ी आर्थिक मंदी आई हुई थी। तो चलिए अपने 7वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हुआ था। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था दोस्तों, वो किस वर्ग में या किस युद्ध में पूर्ण हुआ था। तो पहला ऑप्शन है फ्रांस प्रूसिया का युद्ध, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस इटली का युद्ध, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया का युद्ध, चौथा ऑप्शन है जोरवेलाइन का युद्ध। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस प्रूसिया का युद्ध। चलिए अपने 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है, प्रूसिया के राजा विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया है। हमें बताना है जो प्रूसिया के राजा थे विलियम प्रथम, उन्हें जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है दिसंबर 1827 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है जनवरी 1827 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है जनवरी 1831 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है जनवरी 1872 ईस्वी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा जनवरी 1831 ईस्वी में। दोस्तों आप इन सारे क्वेश्चन को याद करके जाना, हो सके तो इसी से आ जाए और इससे बाहर कहीं नहीं पूछता है। और इससे जो आज का पैटर्न बन रहा है 2026 का पैटर्न बनेगा दोस्तों, वो काफ़ी शानदार पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो सोशल साइंस हमारा 10 क्लास 10th का सोशल साइंस है, इससे आपको 20 नंबर टिक से मिलता है, यानी कि ओमार से मिलता है। तो आप अगर इस 20 नंबर पर पकड़ बना कर रखेंगे तो आपका अच्छा स्कोर सोशल साइंस में आ जाएगा। चलिए अब 9वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, हमें बताना है। तो पहला है नेपोलियन का, दूसरा है ऑटो वन बिस्मार्क का, तीसरा है जूसेप्पे गैरिबाल्डी का, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑटो वन बिस्मार्क का जर्मनी का एकीकरण में मुख्य भूमिका थी दोस्तों। चलिए अपने 10वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा, इटली का एकीकरण संभव बनाया, कि इटली का एकीकरण में किसने संभव बनाया, किसका सबसे ज्यादा योगदान रहा, हमें बताना है। पहला है मैजनी का, दूसरा ऑप्शन है गैरिबाल्डी का, तीसरा ऑप्शन है काबुल का, चौथा ऑप्शन है सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सभी। दोस्तों आपको हम एक बात बता रहे हैं, जिस ऑप्शन में दोस्तों आपको ये सभी दिखे, ये सभी आप उसी को ऑप्शन को टिक करके आना, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन जो ये सभी होता है बहुत कम पूछा जाता है और जिसमें पूछा जाता है वहाँ का आंसर जो होता है ये सभी ही होता है। आप इस बात को ध्यान रखना। चलिए अपने 11वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है,
जूसेप्पे मैस्नी को किसने सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बनाया है या बताया है, आपको बताना है। तो पहला है मैटरनिक ने, दूसरा है काउल्टी काबुर ने, तीसरा है गैरीबाल्टी ने, चौथा है विक्टर इमैनुअल ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा मैटरनिक ने। जूसेप्पे मैस्नी को मैटरनिक ने समाज का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। तो चलिए अपने 12वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो 12वां क्वेश्चन हमारा गैरीबाल्टी संबंधित था, जो गैरीबाल्टी था वो इससे संबंधित था, हमें बताना है। पहला है इटली का एकीकरण, दूसरा है जर्मनी का एकीकरण, तीसरा है अमेरिका का स्वतंत्रता, चौथा है रूस के राज्य की क्रांति। तो हमारा आंसर हो जाएगा इटली का एकीकरण। तो दोस्तों ये सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, आप इनको हल्के में न लेना, क्योंकि ये हर साल एग्जाम बोर्ड में पूछे गए हैं। तो चलिए अपने 13वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि गैरीबाल्टी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। जो गैरीबाल्टी था वो किस देश के लिए राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। तो हमारा पहला आंसर है, जो क्वेश्चन है वो है जर्मनी, दूसरा है ऑप्शन इटली, तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा इटली। इटली के लिए गैरीबाल्टी ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया था। उनकी इस इटली का एकीकरण में गैरीबाल्टी का बहुत ज्यादा योगदान रहा है दोस्तों। तो हमारा 14 क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लैंड में स्वतंत्र को कब समाप्त कर दी है, अर्थात समाप्त कर दिया है। तो पहला ऑप्शन है 1660, दूसरा ऑप्शन है 1688, तीसरा ऑप्शन है 1668, चौथा ऑप्शन है 1696। तो पहला जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1668 ईस्वी में इंग्लैंड का स्वतंत्र को समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों आप इन सारे क्वेश्चन को याद करके जाना एक बार, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलिए अपने अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है अतिलघुत्तरीय प्रश्न है। ये ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छे खासे नंबर मिलते हैं। दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को आप एक बार जरूर याद करके जाना, क्योंकि आज हम यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ है उसका वन शॉट हम देखने वाले हैं। हमने आपको पहले बहुविकल्पी बता दिया है, अब अतिलघुत्तरीय बताएंगे। तो चलिए वीडियो को एक बार स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या था, हमें बताना है। दोस्तों यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हर साल एग्जाम बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए आपको सबसे सरल माध्यम से समझाते हैं। तो आप लिखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण नए मध्य वर्ग के लोग थे तथा उदारवादी विचारधारा का प्रसार था। जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि नए वर्ग का निर्माण हुआ था और उदारवादी भावना उनके अंदर प्रसार हुई थी, इसलिए यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो वियना की संधि हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, हमें बताना है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो आप लिखेंगे कि वियना संधि का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा परास्त हुए राजशाहों का अर्थात राजाओं को बहाल करना था तथा यूरोप में एक नई रूढ़वादी व्यवस्था स्थापित करना था। दोस्तों आप इस तरह इन सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर याद करके जाना, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब हुआ था। हमें बताना है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था, क्योंकि आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का वन शॉट आपको बताने वाले हैं, और ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और हम आपको सामाजिक विज्ञान के सारे क्वेश्चन का अर्थात सारे चैप्टर को वन शॉट कराएंगे। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ताकि हमारी वीडियो अब तक पहुंच सके। तो चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो हम लिखेंगे इसमें कि संयुक्त इटली की घोषणा 1807 ईस्वी में हुई थी। इतालवी राज्यों को सर्वसम्मति से पीडमांड के साथ एकजुट किया गया, अर्थात जो पीडमांड था इसके साथ इनको एकजुट किया गया, अर्थात ये आपस में जोड़ा गया। तो इसके आगे लिखेंगे कि रोम सार्डिनिया का एक ऐसा हिस्सा बन गया। इस तरह इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। तो पहले आपको इस डेट को याद करना है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो इटली का एकीकरण जो 1871 ईस्वी में हुआ था। और जैसे आप अपने घर में देखते होंगे कि एकीकरण का जो मतलब है कि उनके अंदर कैसे उन सभी को जोड़ा गया,
अर्थात जैसे दो भाई होते हैं तो उनको कैसे अगर अलग हो गए हैं तो उनको कैसे जोड़ा गया, अर्थात इस भावना को आपको लिखना है। तो जो इतिहास होता है दोस्तों, आपको ढेर ये बात याद नहीं करनी होगी। आप मेरे साथ एक बार इसको पढ़ लेना और आपको याद हो जाएगा, और आप मेरी वीडियो एक बार चला के सुन लेना, आपको याद हो जाएगा। आप बनाकर इतिहास को लिख सकते हैं, और हम ऐसे भी सभी का वन शॉट करा देंगे। आप एक बार याद कर लेना। आपको नंबर सबसे अच्छा 90+ हम दिलवाएंगे। जो नंबर आपका सोशल साइंस में होगा 90+ हम करवाएंगे। और ऐसे हम हिंदी का भी वन शॉट डाले हुए हैं अपने चैनल पर, आप उनको भी देख लेना। चलिए अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, ये 1832 ईस्वी की संधि का नाम बताइए। हमें 1832 ईस्वी का संधि का नाम बताना है, और जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी, जो यूनान देश था उसको स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता किसने दी, हमें ये बताना है। तो आप लिखेंगे 1832 ईस्वी को कुस्तुनतुनिया की संधि ने जो क्या किसकी संधि हुई थी, कुस्तुनतुनिया की। आप इस संधि को जरूर याद करके जाना दोस्तों, क्योंकि 1832 ईस्वी की संधि बहुत ज़्यादा पूछता है, आपको एक नंबर में पूछ सकता है। तो आप लिखेंगे ये 1832 ईस्वी की कुतुबनुतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई है। आपको इस तरह इसको लिखना था दोस्तों। तो चलिए अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम बताना है। हमें जो इटली का एकीकरण हुआ था उसमें से कौन कौन व्यक्ति थे, उनका हमें नाम बताना है। तो आप लिखेंगे कि इटली के एकीकरण में प्रसिद्ध व्यक्ति थे, या अर्थात इस तरह लिख सकते हैं कि इटली के एकीकरण में निम्नलिखित व्यक्ति थे। आप उनका नाम लिखेंगे। ज्यूसेppe मैज़िनी ने, हमने बताया आपको ज्यूसेppe मैज़िनी का योगदान इटली के एकीकरण में सबसे ज़्यादा रहा है, और काउल्टी कैबिलो ने, और डी काबुर और गैरिबाल्डी ने। जो गैरिबाल्डी था इसका भी योगदान इटली के एकीकरण में जो हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। तो दोस्तों हमने आपको अतिलिखित के 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि इतना ही बहुत है और इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए अब हम आपको अब लघु उत्तरी का क्वेश्चन कराएंगे। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरी का क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह 3 नंबर का पूछा जाता है और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसान मिलता है, यानी लिखने में आसानी होती है। आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार याद कर लेना ताकि आपको आसानी हो और आपको अच्छा नंबर मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको भी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रवाद का क्या मतलब है, हमें बताना कि राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है। तो आप लिखेंगे कि जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद का मतलब हम आपको सबसे सरल माध्यम से समझाते हैं। जो राष्ट्रवाद का होती है, जैसे आप किसी के प्रति या आपके ऊपर किसी का दबाव हो, आप लोग या कई लोग उस दबाव को कई लोग साझा करके उस दबाव को दूर करें, यही राष्ट्रवाद की भावना होती है। तो जैसे क्या लिखा गया है, जो विचारधारा अर्थात जो आपके मन में किसी भी राष्ट्र के लिए जैसे आपके घर के लिए सदस्यों में एक साझा पहचान, अच्छा सभी सदस्यों में आपके जो सभी घरों में एक साथ साझा यानी एक साथ मिलकर पहचान को बढ़ावा देती है, उसे राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। आपको इस तरह लिखना था। दूसरा क्वेश्चन हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कब और कैसे आई, हमें बताना है। जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ है, हमारा जो पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद है, तो हमें बताना है कि भावना कब और कैसे आई। जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ उसकी भावना कब और कैसे आई, हमें बताना है क्वेश्चन में। तो चलिए इसको भी बताते हैं। यूरोप में नए राष्ट्रों की प्रक्रिया 1789 ईस्वी में शुरू होने वाली फ्रांस की क्रांति के साथ शुरू हो गई थी, लेकिन किसी भी विचारधारा की तरह राष्ट्रवाद को भी अपनी जड़ जमाने में लगभग 1 सदी लग गई। 1 सदी का मतलब 1 साल लग गया। तो आप इस तरह लिखेंगे, जो यूरोप में राष्ट्रवादी भावना आई थी इसी प्रकार आई थी। तो इसके आगे का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप उसको ज़रूर याद करके जाना है। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, नेपोलियन ने प्रशासन के क्षेत्र में क्या बदलाव किए, हमें बताना है कि जो नेपोलियन लोग थे प्रशासन के क्षेत्र में क्या बदलाव किए, हमें बताना है इस क्वेश्चन को। तो आप लिखेंगे
कि नेपोलियन ने प्रशासन के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव किए और प्रशासन व्यवस्था को बेहतर और कुशल बनाया। नेपोलियन ने 1804 में सिविल कोड लागू किया। इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। आपसे ये पूछ सकता है दोस्तों कि नेपोलियन कोड किसे कहते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को करना है, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपको पहले ही बताया है। चलिए हमने चौथे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा दोस्तों, नेपोलियन के बारे में अन्य इलाकों में क्या भावना थी। जो नेपोलियन लोग थे उनके बारे में अन्य इलाकों में क्या भावना थी, हमें इस बात को बताना है। तो आप लिखेंगे कि फ्रांस ने जिन इलाकों पर कब्जा जमाया था वहाँ के लोगों की फ्रांसीसी शासन के बारे में मिली-जुली प्रतिक्रिया थी। शुरू में लोगों ने फ्रांस की सेना को आज़ादी के दूत के रूप में देखा, लेकिन जल्दी यह भावना बदल गई। जो फ्रांस के लोग थे अर्थात जो नेपोलियन लोग थे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं थे दोस्तों। शुरुआत में उनकी भावना अलग थी और बाद में उनकी भावना प्रशासन के रूप में अलग हो गई। वो लोगों के ऊपर अत्याचार भी करते थे और उन कई सारे करों को बढ़ावा दे रहे थे। जैसे ज़मीन का कर जो होता था, उन सारी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे थे, जिससे आम जनता लोगों पर काफ़ी ज़्यादा भावना या प्रकट हो रही थी। तो चलिए अब अपने दीर्घ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने आपको लघु उत्तरी के 4 क्वेश्चन कराए हैं। आप ऐसे ही क्वेश्चन का पैटर्न बन रहा, जो एग्जाम का पैटर्न बन रहा है, इसी आधार पर बनेगा दोस्तों। तो चलिए अपने दीर्घ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लिखेंगे फ्रांसीसी की क्रांति राष्ट्रवाद के बीच बो दिए, जिससे यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। आपको इस तरह लिखना है। तो आप लिखेंगे इसके बाद कि फ्रांस की क्रांति से लोकतंत्र सिद्धांत मिला कि सरकार जनता द्वारा होनी चाहिए। और इसके हमारा जो तीसरा है, आप लिखेंगे फ्रांस की क्रांति ने समाजवादी विचारधारा का विकास किया। क्रांति के नेताओं ने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समानता के सिद्धांतों पर बल दिया। जैसे आपका आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सारी चीज़ों को आपको पेपर में बना कर लिखना है कि जब कोई क्रांति होती है जिससे अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो उन सारी घटनाओं में क्या क्या लगता है, अर्थात उनकी राजनीतिकता कैसी है, उनकी लोकतंत्रिका कैसी है, इन सारे सिद्धांतों अर्थात समाजवादी विचारधारा कैसी थी, इन सारी चीज़ों को आपको लिखना होता है। क्योंकि एग्जाम बोर्ड में ये सारे क्वेश्चन पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि यह काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन होता है और इन सारे क्वेश्चन का आपको हेडिंग बाय हेडिंग लिखना है, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे और आपको 5 नंबर आसानी से मिल सके। और आपको कैसे लिखना है हम एग्जाम के टाइम में ये भी बताएंगे। आपको एक ऐसे ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे दोस्तों कि आपको याद हो जाएगा तुरंत आंसर। तो इसके आगे आप लिखेंगे फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली में मानव अधिकार की घोषणा की गई। यूरोपीय देशों में इसका गहरा प्रभाव पड़ा। और हमारा जो 5वां है, इस देशों ने भी अपने यहाँ समानता विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता तथा प्रतिनिधि समस्याएं स्थापित करने के लिए प्रयास प्रारंभ किया। संस्थाएं, यहाँ पर संस्थाएं हैं, हमने गलती से बोल दिया दोस्तों। आप इन सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से पढ़ लेना, आपको जरूर याद हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यह हर साल एग्जाम बोर्ड में पूछा गया, इसलिए हम आपको कह रहे हैं। तो चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्योंकि हमने आपके लिए सिर्फ लॉन्ग का 2 ही क्वेश्चन रखा है, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने लॉन्ग का 2 ही क्वेश्चन रखा है। आपको ऐसे हम जैसे हमारा जो सामाजिक विज्ञान है और इसका इतिहास का चैप्टर 3 ही है, आपको हम 3 चैप्टर है, इसके माध्यम से आपको 6 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ के करा देंगे और अदरवाइज और भी करा देंगे। तो आपको एक ही लिखना होता है और इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, हम आपको लिए सब लाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहना लास्ट तक, हम आपके लिए अच्छा नंबर तैयार करके रखे हैं। चलिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप में संस्कृत के माध्यम से, जो यूरोप था उसमें संस्कृत के माध्यम से राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार हुआ, हमें बताना है। जो यूरोप था उसमें संस्कृत के माध्यम से राष्ट्रवाद का विकास कैसे प्रारंभ हुआ, अर्थात किस प्रकार हुआ, हमें ये बताना है। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों या क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, बल्कि संस्कृत ने भी इस विकास को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जिसका वर्णन इस प्रकार है, आप इस तरह लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो काफ़ी ज़्यादा उदारवादी भावना है और यह हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भावना है। जो संस्कृत है वो अलोकनीय है और इसका कोई भावना नहीं प्रकट किया जा सकता है। तो आप हेडिंग बनाकर लिखेंगे कि रूढ़वादी भावना, आप इस तरह हेडिंग डालेंगे कि रूमानी भावना या रूढ़वादी भावना। तो आप लिखेंगे इसमें कि रूमानीवाद एक ऐसा आंदोलन है, जो हमारा रूमानीवाद है वो एक प्रकार का आंदोलन है दोस्तों। इस आंदोलन से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो आप लिखेंगे रूमानीवाद एक ऐसा आंदोलन है जो लोगों में विशेष प्रकार की भावना का विकास करना चाहता था। रूमानी कलाकार और कवियों ने तर्क एवं विज्ञान के महत्व की आलोचना की और जिसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि एवं रहस्यवाद पर अधिक बल दिया। आपको इस प्रकार लिखना है। तो इसके आगे आप लिखेंगे इसका मत था कि साझा संस्कृत को ही राष्ट्र का आधार बनाया जाए और इस आधार पर लिखेंगे आप। तो हमारा अगली हेडिंग रहेगी राष्ट्रीय भावना। इसकी राष्ट्रीय भावना कैसी थी हमें लिखना है। तो भाषा एवं बोलियों तथा संगीत ने राष्ट्रीय भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय बोलियों के माध्यम से स्थानीय लोक साहित्य का एकत्र किया, अर्थात एक साझे में बांधा एकत्र किया गया, जिससे आधुनिक राष्ट्रीय संदेश अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके, जहां अधिकांश लोग निरक्षर थे। तो दोस्तों आपको इस प्रकार राष्ट्रीय भावना के, जैसे राष्ट्रीय भावना आपके लिए कैसी है, आपको इन सारी चीज़ों को बताकर लिखना है दोस्तों, और आप इस तरह लिख सकते हैं। तो हमने दोस्तों आपको दीर्घ उत्तरी के 2 क्वेश्चन करा दिए हैं और हमने अति लघु उत्तरी के और लघु उत्तरी के 4 क्वेश्चन कराए हैं। लघु उत्तरी के हमने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं। चलिए आपको 2 क्वेश्चन और ऐसे करा देते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमने वो कराना भूल गए, तो चलिए आपको करा देते हैं। क्योंकि दोस्तों हमने आपको लघु उत्तरी में 4 ही क्वेश्चन कराए हैं। तो जो हमारा 5वां क्वेश्चन था वो है नेपोलियन संहिता से क्या आशय है। नेपोलियन जो संहिता हुई थी उससे क्या आशय हमें लिखना है। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, नहीं तो हम इसको छोड़ भी सकते थे। तो आप लिखेंगे नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को स्पष्ट कर दिया। इससे प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, जिससे पूरी व्यवस्था कुशल बन सकी। आपको इस तरह लिखना था दोस्तों। तो हमारा जो छोटा है बट बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको लिखेंगे जो हमारा 6वां क्वेश्चन है, 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया। जो 1871 में जर्मनी का सम्राट बना वो कौन था, आपको इस बात को लिखना है दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो आप लिखेंगे 1871 में प्रशा के शासक विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बनाया गया। आपको ये भी पूछ सकता है, आपको 1 नंबर में पूछ सकता है 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया। आप लिखेंगे विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बनाया गया। आपको टिक में पूछ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको लघु उत्तरी के 4 क्वेश्चन के बदले 6 क्वेश्चन करा दिए हैं और आपको ऐसे सारे क्वेश्चन को याद करके जाना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आप इनके सभी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप ले लें। और दोस्तों इस तरह, और दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर याद करके जाना। आप दीर्घ उत्तरी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों आप दीर्घ उत्तरी का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं। आप इस तरह ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों हमने आपको दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, क्योंकि हम आपको जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ है उसका 1 शॉट करा चुके हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सारे क्वेश्चन को जरूर एक बार याद करके जाना। तो दोस्तों हमने आपको जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था उसका 1 शॉट करा चुके हैं दोस्तों, 1 शॉट हम करा चुके हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको हमने इस वीडियो में यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ है उसका 1 शॉट करा दिए, और आगे का जो चैप्टर है हमारा भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ था उसका भी 1 शॉट लेकर आएंगे, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन सारे क्वेश्चन को आप एक बार जरूर याद करके जाना, क्योंकि हमने इस वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।